Hello, learners. Welcome to our YouTube channel Infinity Literature. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो है वो रियलिज्म का सब जनर है, ऐसे समझो। सबसे पहले ना रियलिज्म को साइड करते हैं। आप लोग नेचुरलिज्म क्या है इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेचुरलिज्म क्या है। नेचुरलिज्म ना एक फिलॉसफी है। नेचुरलिज्म एक फिलॉसफी है जो बिलीव करती है कि ना दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, एक पर्सन जो भी चीज़ें करता है या एक पर्सन के साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो किसके कारण होती है, नेचर के कारण। तो नेचर मीन्स आसपास का इन्वायरमेंट और मेन हेरिडिटी। एक पर्सन जो भी चीज़ें करता है उसमें मेन रीज़न किस चीज़ का होता है, तो वो किसका होता है, इन्वायरमेंट का। और दूसरा हेरिडिटी का, मीन्स वो किस वंश से बिलोंग करता है, इस पे। अब देखो, नेचुरलिज्म यहाँ तक कि बिलीव करता है कि मैन के में ना फ्री विल नहीं रहती, कि वो अपने से कोई डिसीजन लेता ही नहीं है। उससे जो कराता है वो नेचर कराता है। जो भी चीज़ें वो करता है वो आसपास की इन्वायरमेंट और जिस वंश में वो पैदा हुआ है, जो आंशिक लक्षण है वो उससे करा रहा है। ये फ्री विल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, ये बिलीव करता है नेचुरलिज्म। ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि ये नेचुरलिज्म क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। नेचुरलिज्म इन लिटरेचर इज़ अ लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट। देखो, रियलिज्म क्या था, रियलिज्म मिड 19th सेंचुरी का था और ये है लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी तक चलता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म इन लिटरेचर इज़ अ लेट 19th सेंचुरी मूवमेंट दैट बिल्ड्स अपॉन रियलिज्म। जो किस में बिल्ड हुआ है, रियलिज्म। इसका नेचुरलिज्म का बेस कौन सा है, रियलिज्म। अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, पर्टिकुलरली डिटर्मिनिज्म। क्या, पर्टिकुलरली डिटर्मिनिज्म, इवोल्यूशन, हियरिडिटी टू डिपिक्ट ह्यूमन लाइफ। तो नेचुरलिज्म बिल्डअप हुई है रियलिज्म में, जो पर्टिकुलर अप्लाई करती है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, जिसमें मेन क्या है, डिटर्मिनिज्म मतलब नियतिवाद। जो भी चीज़ होता है वो निश्चित रहता है। इवोल्यूशन एंड हियरिडिटी। अब इसको देखो, मीन्स एक पर्सन ने कोई चीज़ की या कोई चीज़ करी, ठीक है, तो क्यों करी उसका एक साइंटिफिक रीज़न है, ये बिलीव करते हैं। मैन खुद से नहीं करता, वो कोई भी चीज़ करता है उसका एक क्या होता है, साइंटिफिक रीज़न होता है। और ये सब चीज़ें किससे आई है, इवोल्यूशन से आई है और ये वंशानुगत होती है, हेरिडिटी टू डिपिक्ट ह्यूमन लाइफ। अब देखो, जैसे जो रियलिज्म है वो क्या करती है, वो रियलिटी बताती है। तो रियलिटी बताएगा कि एक मिडिल क्लास कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, मिडिल क्लास कैरेक्टर ये चीज़ें कर रहा है, ये चीज़ें फेस कर रहा है, ये बताएगा। तो नेचुरलिज्म क्या बताएगा, नेचुरलिज्म ये बताएगा कि मिडिल क्लास पर्सन वो चीज़ें फेस तो कर रहा है, लेकिन उसका मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न है उसका आसपास का इन्वायरमेंट, जिसके कारण वो करता है। वो खुद से नहीं करता कोई चीज़, या खुद से वो चीज़ें फेस नहीं करता। वो चीज़ें इस कारण फेस होता है क्योंकि वो इसका ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है, उसको ऐसी हेरिडिटी मिली है, इस कारण वो ऐसा करता है। ये बोलता है नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म किस में डिपेंडेड है बोल के बोलेगा ना, तो आपने बोलना एक तो रियलिज्म से आया है, ये याद रखना, और दूसरा साइंटिफिक साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब हर एक चीज़ जो होती है वो साइंस के कारण होती है, ऐसा साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स theories and Emily Zola's ideas, it portrays characters as product of their biological inheritance, environment, and social forces, often beyond their control, leading to inevitable, frequently tragic outcomes. तो नेचुरलिज्म किससे इन्फ्लुएंस्ड है, चार्ल्स डार्विन के थ्योरी से। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी क्या था कि ह्यूमन बीइंग जो बने हैं वो किससे बने हैं, वो बंदर से आए हैं, ऐसा इनका कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे करके इवोल्वेशन होता गया और एक इंसान बन गया। इंसान भी पहले जानवर थे, फिर धीरे धीरे करके
कि एक इंसान पर्टिकुलर एक प्रजाति थी जिसने क्या की, जैसे चिंपैंजी है उनको पूर्वज मानेंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया, डेवलपमेंट किया और फिर इंसान बन गया। तो इसने एक थ्योरी को नकारा कि रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट कि भगवान ने बनाया हुआ है इंसानों को बोल के। तो जब नेचुरलिज्म की बात होती है तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि एक पर्सन जो भी चीज़ें करता है अपनी लाइफ में और जो भी डिसीजन लेता है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहता है, उसको कोई फ्री विल होता ही नहीं है। वो कोई भी चीज़ करता है उसके पीछे कोई कारण रहता है, और ये कारण मेनली कौन से होते हैं, इन्वायरमेंट। जैसे कि इवॉल्वेशन का जो थ्योरी दिया चार्ल्स डार्विन ने, तो ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होते होते इतने एबल कैसे हो बन पाए हम लोग, क्योंकि हम लोग उस समय पे क्या किए, आसपास का इन्वायरमेंट जो था उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग डेवलप होते गए। तो वैसी एक थ्योरी है ये। तो देखो, जैसे हम लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना नहीं है नेचुरलिज्म का, तो एक चीज़ याद रखो आप लोगों को कि हर एक चीज़ एक पर्सन जो फेस करता है, मिडिल क्लास पर्सन के लाइफ के बारे में है, तो जो भी चीज़ फेस करता है वो किसके कारण करता है, वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट, और दूसरा किसके कारण, उसकी हेरिडिटी की, जहाँ वो पैदा हुआ है उसके मानसिक लक्षण के कारण, वंशानुगत लक्षण के कारण। मेन राइटर्स कौन है इसमें के, एमिली जोला, ठीक है। एमिली जोला क्या आर्या से इन्फ्लुएंस्ड है। ये पोर्ट्रे करता है कैरेक्टर को किसकी तरह, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। मतलब जो कैरेक्टर्स आए हैं वो ऐसे क्यों हैं, अपने बायोलॉजी के कारण ऐसी प्रजाति में वो पैदा हुए हैं, और वैसी उनके पूर्वज जो रहे हुए हैं उनसे उन्होंने गेन किया है, वो जो भी हैं अपने पूर्वजों के कारण हैं। साथ में किसके कारण है वो कैरेक्टर ऐसा क्यों है, अपने इन्वायरमेंट के कारण, उस आसपास का इन्वायरमेंट है इस कारण वो कैरेक्टर ऐसा है। एंड सोशल प्रोसेस, जिस सोसाइटी में पैदा हुआ ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट ही है उसके कारण। एंड ऑप्टेन बियॉन्ड देयर कंट्रोल, और वो लोग ऐसे क्यों हैं, अपने कंट्रोल में नहीं है, इन्हीं सब के कारण, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट और सोशल प्रोसेस के कारण अपने कंट्रोल में नहीं है। वो जो भी चीज़ करते हैं या फिर जो भी चीज़ उनके साथ हो रही है वो बियॉन्ड देयर कंट्रोल है, एंड लीडिंग टू इनइविटेबल फ्रिक्वेंटली ट्रैजिक आउटकम। और इसी कारण एट द लास्ट क्या होता है, एक ट्रेजेडी होती है, कुछ ना कुछ क्या होगा, पेसिमिस्टिक होगा एंड इसका, और किसके कारण होगा, इन्हीं सब चीज़ों के कारण होगा। नेचुरलिज्म व्यूज ह्यूमन एज एनिमल। नेचुरलिज्म ह्यूमन को एनिमल की तरह देखता है, ड्राइवन बाय इंस्टिंक्ट्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी स्वाभाविक प्रकृति होती है कि ऐसी चीज़ें होने पर वो ऐसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। जैसे अ, एक एग्जांपल दो आपको कि जैसे डॉग को कोई अच्छा लग रहा है तो पूंछ फैलाएगा, ठीक है, और उसका इंस्टिंक्ट है। उसको डर लगेगा या फिर खतरा है बोल के लगेगा तो भौंकेगा, ठीक है, वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है। तो वैसे ही बोलता है इंसान भी उसी की तरह है, उसके आसपास कुछ जो होता है तो जो रिस्पॉन्ड करता है वो क्या है, इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर है, वो स्वभाव है। साथ में ये जो भी चीज़ करता है एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग, वो इंस्टिंक्ट्स है, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण करता है। साथ में इम्फेसाइजिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो नेचुरलिज्म है वो इम्फेसाइज करता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ओवर मोरल जजमेंट, एंड इट इमर्ज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। पूरा पढ़ते हैं। नेचुरलिज्म views human as animals driven by instinct and external pressures, emphasizing objective observation over moral judgment, and it emerged as a response to industrialization, urbanization and scientific एडवांसमेंट। तो किसके रिस्पॉन्स में आया ये, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन जो हुआ, साइंटिफिक एडवांसमेंट जो हुई, उसके रिस्पॉन्स में आया ये, ठीक है। मोरल जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मानते हैं कि एक पर्सन सोच के नहीं करता कि हाँ ये सही है ये गलत है, नहीं, वो ऑब्जर्व करता है आसपास की चीज़ों को और इन्वायरमेंट उसको ऐसा कराती है। नेचुरलिज्म। अब आते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक को, ये कैरेक्टरिस्टिक आपने समझ ली अच्छे से, तो आपने नेचुरलिज्म कॉन्सेप्ट में समझ लिया। पहला जैसे मैंने बात की, इसका बेस क्या है, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। तो डिटर्मिनिज्म, कैरेक्टर फेट्स आर प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। तो एक कैरेक्टर का भाग्य क्या होने वाला है ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी हेरिडिटी पे, कहाँ पे वो पैदा हुआ है, किसके घर में पैदा हुआ है, कौन से वंश में किसका बेटा है वो, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन,
विथ लिटिल रूम फॉर फ्री विल। जैसे मैंने बताया फ्री विल होता ही नहीं है, अपनी वजह से कुछ करता है तो कुछ, जैसे मैंने कुछ किया तो उसकी वजह से कुछ चीज़ होंगी। तो ऐसा नहीं बोलते कि अपनी वजह से कोई कुछ नहीं करता, आसपास की इन्वायरमेंट की वजह से कुछ करता है। ऑप्टेन रिजल्टिंग इन पेसिमिस्टिक आर फेटलिस्टिक नरेटिव्स। तो बोलते हैं कि करेक्टर्स का जो फैट रहता है प्री डिटरमाइंड रहता है, उसका भाग्य जो भी होने वाला है किसके द्वारा, उसकी हेरिडिटी के द्वारा, किस वंश में वो पैदा हुआ है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या है, और सोशियो इकोनॉमिक जो उसकी कंडीशन है, सोसाइटी की क्या कंडीशन है, आसपास के जिस समाज में रहता है वो कैसा है, और इकोनॉमिक कैसी कंडीशन है उसकी। विथ लिटिल रूम फॉर फ्री विल। फ्री विल मीन्स सोचने का कोई वो ही नहीं है। लिटिल रूम है मतलब फ्री विल, मतलब अपने दिमाग से सोच के वो कुछ कर ही नहीं पाता। ऑप्टेन रिजल्टिंग इन पेसिमिस्टिक आर फेटलिस्टिक। और इसी कारण, इन सभी चीज़ों के कारण क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि जैसे रियलिज़म जो होता है वो क्या करता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर फोकस रहता है। सेम चीज़ ये भी, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में एक पैदा हुआ या फिर पुअर फैमिली में एक पर्सन पैदा हो रहा है, तो क्या होगा, पुअर फैमिली में पैदा हो रहा है तो हेरिडिटी उसकी क्या है, वैसी ही रहेगी, कम वाली रहेगी हेरिडिटी, वंशानुगत। इन्वायरमेंट वैसा मिलेगा, ख़राब इन्वायरमेंट मिलेगा, सोसाइटी जैसी है, बेकार सोसाइटी में पैदा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन एकदम लो होने वाली है। तो आगे चल के वो जो भी कुछ करने वाला है इन्हीं सब चीज़ों से तय होगा, ये बोलते हैं। और एट द लास्ट क्या होता है, एक पेसिमिस्टिक, मतलब क्या, निराशाजनक एक एंड होता है ऐसी स्टोरी का। फिर है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। ऑथर्स एडॉप्ट अ डिटेल्ड क्लिनिकल अप्रोच ट्रीटिंग लिटरेचर लाइक अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट with detailed documentary style observation of behavior and setting influenced by biology, psychology and sociology। तो इसमें ना ऑथर जो होता है वो ऑब्जर्वर की तरह नहीं होता। ऑथर जो होता है ना एक एक्सपेरिमेंट करने वाला टाइप का होता है। तो वो जो भी कैरेक्टर ले रहा है उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसका जो कैरेक्टर है, जैसे एक केमिस्ट है, साइंटिस्ट है, ठीक है ना। साइंटिस्ट क्या रहता है, दो एलिमेंट लिया, उसको मिला के देखा क्या बन रहा है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसको रख के देख लिया कि कैसा रिएक्शन होता है। तो वैसे ही बोला जाता है ऑथर जो रहता है ना वो डिटेच्ड रहता है, ठीक है, उससे कनेक्टेड नहीं रहता। जो भी कैरेक्टर लेता है उसको नेचुरलिज्म में, और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो ये कैरेक्टर ऐसा करेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा तो वो कैरेक्टर ऐसा करेंगे। और वो इन्वायरमेंट क्या देती है, ये बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी देती है। तो उसका बिहेवियर, कैरेक्टर जो भी करने वाला है किससे डिपेंड करता है, उसके आसपास की इन्वायरमेंट पे, हेरिडिटी पे, सोसाइटी पे। ये बोलता है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। देन फोकस ऑन लोअर क्लासेस एंड हार्श रियलिटीज़। अब देखो, ये जो वर्क्स है, जैसे मैंने बोला मिडिल क्लास पे रियलिज्म वाला वर्क रहता है, ये ट्राई करता है उससे और ज़्यादा लोअर क्लासेस को बताएं इसमें। तो जो नेचुरलिज्म है फोकस ऑन लोअर क्लासेस और हार्श रियलिटी बताता है। जैसे कि रियलिज्म किससे डील करता है, रियलिटी से। और ये किस पे चलता है, एक्सट्रीम रियलिटी पे। नेचुरलिज्म डील्स विद एक्सट्रीम रियलिटीज़, वहाँ पे रियलिटी, यहाँ पे एक्सट्रीम रियलिटी, हार्श रियलिटी, और कठिन कठिन, जो और कठोर कठोर जो रियलिटी है ना, जो जिन रियलिटी से रियलिज़म डील नहीं कर रहा है उससे नेचुरलिज़म। और मतलब सोसाइटी में छुपे हुए और बड़े बड़े जो सच्चाइयाँ हैं जो लोग सामने नहीं लाते उसको सामने लाता है नेचुरलिज़म। स्टोरीज ऑफन सेंटर ऑन द पुअर। मेनली किस पे, पुअर पे सेंटर रहता है, मार्जिनलाइज जो पिछड़े हुए लोग हैं, वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स फेसिंग ब्रूटल स्ट्रगल, जो लोग कठिन परिश्रम करते, कठिन संघर्ष कर रहे हैं उस पर। जैसे मेन क्या है इसमें, इंक्लूडिंग पोवर्टी, वायलेंस, हिंसा का शिकार बनते हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, एडिक्शन। देखोगे आप लोग कि जो पुअर लोग रहते हैं, बेगर वगैरह आप लोग देखोगे, छोटे छोटे चाइल्ड भी आप लोग बेगर वगैरह देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर वगैरह, वो एकदम कम एज में नशा वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वन ऑफ द मेन ट्रेट हो जाता है समझो उनका। तो पुअर्टी, वायलेंस, एडिक्शन, एक्सप्लॉइटेशन उनका बहुत होता है विथाउट रोमांटिसाइजेशन। रोमांटिसाइजेशन के तो अपोजिट में ही है, रियलिज्म हो चाहे नेचुरलिज्म हो। नेचुरलिज्म भी रियलिज्म का पार्ट ही है, तो रोमांटिसिज्म के अपोजिट में रह गए ही, ठीक है। तो स्टोरी किस पे सेंटर रहती है, पुअर और मार्जिनलाइज्ड वर्किंग क्लास सोसाइटी पे सेंटर रहती है, और हार्श रियलिटी बताने की कोशिश करती है। हार्श रियलिटीज़ में पुअर्टी, वायलेंस, एडिक्शन, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब एग्जांपल्स हैं। देन इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ सेम है।
इम्फेसाइजेस हाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे बाहर के जो फैक्टर्स हैं, अर्बन स्लब्स, नेचुरल फोर्सेस एंड जेनेटिक ट्रेड्स। जेनेटिक जो जीन्स आपको मिले हैं, किससे मिलते हैं? वही वांशिक लक्षण आपके पूर्वजों से मिलेंगे, तो उनकी जीन्स आप में आए, आप उनके जीन्स, आप जैसे आपके दादाजी हैं, उनके जीन्स आपके पिताजी में आए, फिर पिताजी के जीन्स आप में आए, तो ये जीन्स आते गए हैं, तो उससे और सीनियर, उसके और सीनियर, उन सब से लेके धीरे धीरे करके चेन के थ्रू आए हैं। Traits shape human actions, portraying people as victim of uncontrollable impulses are societal Darwinism, survival of the fittest। तो जैसे एक पर्सन पॉवर्टी में पैदा हुआ, पॉवर्टी में ही मर गया, तो ये क्यों, जैसे बोलूँ मैं, तो क्यों हो रहा है? इसी के कारण, वंश के कारण, वैसी जगह पे वो पैदा हुआ है, वैसे वंश में वो पैदा हुआ है, इसी कारण। या जैसे डार्विनिज्म क्या बोलता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो वाइसर है और जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव कर पाता है। तो वैसे लोग, जैसे कि शुरू से ही फिट नहीं है ना वो लोग, वैसे वंश में पैदा हुए हैं, तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे ये? तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस पड़ता है कैरेक्टर पे, ये बताते हैं मेनली एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं, और जेनेटिकल ट्रेट सेव करते हैं ह्यूमन के एक्शन को, एक ह्यूमन के साथ क्या होगा, एक ह्यूमन क्या डिसीजन लेगा, इस चीज़ को बताते हैं। एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इम्फेसाइजिंग हाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इम्फेसाइज करता है कैसे एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहरी वातावरण है, और जेनेटिक ट्रेड्स जो उनके जीन्स में हैं, उनके एक्शन को उनके एक्शन को डिपेंड करती है एक्शन के ऊपर। और पोर्ट्रे करता है पीपल को कैसे पोर्ट्रे करता है? विक्टिम ऑफ अनकंट्रोलेबल इम्पल्सेस आर सोसाइटल डार्विनिज्म। और एक जो करेक्टर है आपका, उसको कैसे शो करते हैं कि वो क्या है? एक विक्टिम है, इसकी सोसाइटी का, समाज का, इस समाज में वो पैदा हुआ है, इसी कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा। नेक्स्ट, डिटेल एंड विविड डिस्क्रिप्शन। रियलिज्म का भी एक वो है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, डिटेल एंड विविड डिस्क्रिप्शन। बिल्ड ऑन रियलिज्म प्रिसीजन बट इंटेंसिफाई इट ग्राफिक सम टाइप्स sordid डिटेल ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिके, अवॉइडिंग सेंटिमेंटैलिटी नहीं होती इसमें। इसमें क्या होता है? रियलिज्म की तरह ही प्रिसाइज होता है, हर एक चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, थ्रूली। और इसमें और क्या होता है? ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है। जैसे रियलिज्म में प्रिसीजन के साथ बताएगा, लेकिन इसमें और क्या करेगा? और डिटेल में जाएगा ये। ग्राफिक, आपको उसका इमेज दिख जाए ऐसा, उस सिनेरियो को बताने के लिए। समटाइम्स सॉर्डी डिटेल्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटे। कभी कभी क्या होता है पता है? सॉर्डिड मतलब होता है घिनौना, मतलब जिस बुरे चीज़ को बताना नहीं चाहे अपन लोग, कि आप लोग को घिन आ जाए कि क्या चीज़ हम लोग को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, लेकिन वैसी लाइफ वो पर्सन जीते हैं, पुअर लोग, तो उस चीज़ को भी, जैसे उनकी बॉडी के साथ कुछ हो रहा है, या फिर साइकोलॉजी मेंटालिटी उनकी जैसे बन जाती है, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं नेचुरलिज्म में। नेक्स्ट है पेसिमिज्म एंड सोशल क्रिटिक। पेसिमिज्म तो होगा ही, एट द लास्ट क्या होता है? ट्रैजिक एंड होता है, तो पेसिमिज्म है। पेसिमिज्म एंड और सोसाइटी के ऊपर क्या है? ये क्रिटिक है। हाईलाइट्स द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो हाईलाइट करता है कैसे मॉडर्न सोसाइटी का डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट है, ह्यूमन के अंदर की ह्यूमैनिटी मर जाती है ऐसी सोसाइटी में। क्रिटिकिंग कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के ऊपर कटाक्ष करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। इनइक्वालिटी है जो क्लास इनइक्वालिटी, अमीर गरीब, गरीब है उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, यही चीज़ तो बताने की कोशिश की जाती है इसमें। ऑफन इंडिक इन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी पे इंड होता है, डिक्लाइन रेदर देन रिजोल्यूशन। अक्सर वही होता है, अक्सर नहीं मतलब नेचुरलिज्म का वो ही है कि ट्रेजेडी पे इंड होगा। एनिमलिस्टिक आर इंस्टिंक्टियल बिहेवियर, तो एनिमल जैसे बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करते हैं ह्यूमन भी, ऐसा बोलता है। ह्यूमंस आर डिपिक्टेड एज ड्राइवन बाय प्राइमल अर्जेस अकिन टू एनिमल्स। अकिन टू एनिमल्स मीन्स लाइक एनिमल्स, एनिमल की तरह ही ह्यूमन बिहेव करता है। उनके ऊपर कुछ होता है, स्टिमुलाई पे जैसे रिस्पॉन्स करते हैं एनिमल्स, कोई चीज़ होता है तो रिस्पॉन्स करते हैं, वैसे ही ह्यूमन भी करते हैं। विथ थीम्स ऑफ डिजनरेशन, एटाविज्म एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है। एटाविज्म मतलब वही होता है हेरिडिटी, आपके पूर्वज के ऊपर और पूर्वज जो हैं उन्होंने, उनसे जो आ रहा है आप में, कि आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे किसी चीज़ पे, इस चीज़ को बताता है ये। ठीक, फिर मेजर राइटर पढ़ना है, उनसे पहले एक बार और हम लोग करेक्टरिस्टिक दे देते हैं। साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, इन्वायरमेंट के कारण हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी, करेक्टर्स को कैसे देखा जाता है कि
वो क्या है, सब्जेक्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के, वैसा देखा जाता है। लोअर क्लास पे फोकस रहता है और हार्श रियलिटी बताता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस पड़ता है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का, ये फर्स्ट पॉइंट जैसा हो गया। डिटेल एंड विविड डिस्क्रिप्शन होता है रियलिज्म की जगह, लेकिन और ज़्यादा इंटेंसिफाई वे में होता है। जो एंड होगा पेसिमिस्टिक होगा, और एनिमलिस्टिक एंड इंस्टिक्चुअल बिहेवियर बताया जाता है ह्यूमन को। चलो अब मेजर राइटर्स देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर कोई है नेचुरलिज्म में, जैसे ही नेचुरलिज्म वर्ड सुनो आपके माइंड में कौन आनी चाहिए, एमिली जोला। कहाँ से थे, फ्रांस में। कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म के फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं। एमिली जोला कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म के एमिल जोला कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म। तो एमिली जोला को क्या किया जाता है, नेचुरलिज्म का फाउंडर कंसिडर किया जाता है। ही इज़ रॉगन मैकर्ट सीरीज़, रॉगन मैकर्ट सीरीज़ में क्या क्या है, जर्मिनल, ये वर्क्स आप लोग को याद रखना है। जर्मिनल 1885 एंड नारा examines heredity and environmental influence on a family across generation, focusing on mining strikes mining strikes, prostitution and social decay। ये एमिली जोला याद रख लो, फाउंडर हैं किसकी, नेचुरलिज्म की, ये याद रखना। ये दो वर्क याद रखना, जर्मिनल 1885 एंड नाना 1880। ये जो इनका वर्क है ये क्या करता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस रहता है फैमिली पे और क्रॉस जनरेशन, उसको बताता है कि एक फैमिली पे जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का कैसे मतलब 2-3 जनरेशन्स आ जाते हैं फिर भी उस चीज़ का इन्फ्लुएंस रहता है, इसको बताते हैं। फोकस किस पे है, माइनिंग स्ट्राइक्स और प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, सोशल डीके, इन सभी चीज़ पे फोकस है। हिज एसे द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल बिकम द मैनिफेस्टो ऑफ द स्कूल। अब ये नेचुरलिज्म में एमिली जोला का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है, द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल, पब्लिकेशन ईयर 1880। ये वर्क भूलना ही नहीं है। नेचुरलिज्म माइंड में आया तो एमिली जोला माइंड में आई, द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल 1990। देन थियोडोर ड्रेसर, ये थे यूनाइटेड स्टेट से, ये अमेरिकन नेचुरलिस्ट हैं। इनके नॉवेल्स कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, सिस्टर कैरी एन अमेरिकन ट्रेजेडी, आपको ये एन अमेरिकन ट्रेजेडी पढ़ना ही है। एन अमेरिकन ट्रेजेडी पब्लिकेशन ईयर 1925, विद पब्लिकेशन ईयर याद रखना है, एन अमेरिकन ट्रेजेडी 1925 बाय थियोडोर ड्रेसर। पोर्ट्रेस कैरेक्टर ट्रैप्ड बाय डिज़ायर, portrays characters trapped by desire, poverty, and societal pressures, drawing from real life events and emphasizing deterministic forces। तो इसमें कैरेक्टर्स को कैसे बताया जाता है, जैसे कि वे ट्रैप्ड हैं डिज़ायर्स में, पोवर्टी और सोसाइटल प्रेशर्स में, एंड ड्राइंग फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स एंड एम्फेसाइजिंग डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस, और ये डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस हैं इस पे एम्फेसाइज करता है। तो कैरेक्टर्स को ट्रैप्ड बताया जाता है जाल में, किसके, आपके जो डिज़ायर्स हैं, पोवर्टी है और सोसाइटल जो प्रेशर्स है उसमें ट्रैप होकर रह जाते हैं वो, और उसी के बेसिस में जो भी है वो एक्शंस लेते हैं। स्टीफन क्रेन, स्टीफन क्रेन यूनाइटेड स्टेट से हैं, नोन फॉर रॉ डिपिक्शन ऑफ वॉर एंड अर्बन लाइफ। तो रॉ डिपिक्शन ऑफ वॉर के लिए जाने जाते हैं, स्टीफन क्रेन को हम लोग सोल्जर पोइट्स में भी पढ़ते हैं। तो रॉ डिपिक्शन ऑफ वॉर और अर्बन लाइफ के लिए जाना जाता है स्टीफन क्रेन को। इनके वर्क्स कौन कौन से हैं, मैगी अ गर्ल ऑफ स्ट्रीट्स 1893, एक्सप्लोर्स अ यंग वुमेन्स डिसेंट विथ पॉवर्टी एंड वाइस इन न्यूयॉर्क स्लम। तो एक यंग वुमेन का जो डिसेंट होता है पॉवर्टी और वाइस में, कैसे पॉवर्टी में होता है फिर जो गलत चीज़ें हैं उनको अपनाती है न्यूयॉर्क स्लम्स में, ये सब चीज़ें मैगी अ गर्ल ऑन द स्ट्रीट्स से शो होता है। द रेड बैच ऑफ करेज, ये वॉर के बारे में बताता है, अप्लाइज नेचुरलिज्म टू साइकोलॉजिकल रियलिज्म इन बैटल में। तो स्टीफन क्रेन के दो वर्क, मैगी अ गर्ल ऑफ स्ट्रीट पब्लिकेशन ईयर 1893 और द रेड बैच ऑफ करेज 1895। मैगी अ गर्ल ऑन द स्ट्रीट 1893, द रेड बैच ऑफ करेज 1895। वर्क्स विद पब्लिकेशन ईयर याद रखने हैं राइटर्स के। देन फ्रैंक नोरिस, फ्रैंक नोरिस फोकस्ड ऑन ग्रीड एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये ग्रीड और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे बेस्ड वर्क है, कौन सा,
मैकटिग कब आया? 1899 में। डिपिक्स अ डेंटिस्ट ब्रूटल डिक्लाइन ड्यू टू इनहेरिटेड फ्लॉस एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। एंड तो मैकटिग जो वर्क है एक डेंटिस्ट के लाइफ के बारे में है, जिसका डिक्लाइन होता है किसके कारण? इनहेरिटेड फ्लॉस के कारण। तो इनके जो मम्मी पापा दादा दादी उन्होंने जो भी कुछ किया है, कुछ गलती की है, उसके कारण इनका डिक्लाइन होता है। मतलब इनकी कोई गलती ही नहीं है, लेकिन जो इनके पूर्वजों ने किया है उसके कारण इनके साथ गलत होता है। तो वो चीज़ें बताई गई हैं। एंड द ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस एक वर्क है 1901 में आया। क्रिटिक्स रोल रेल रोड मोनोपोलीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। तो रेल रोड की जो मोनोपोलीज है, एक रेल बनाना है तो यहाँ से निकाल दो वहाँ से निकाल दो, उसके चक्कर में फार्मर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको बताता है कौन सा? द ऑक्टोपस। तो फ्रैंक नोरिस का मेन वर्क आप मैकटिक याद रखना, पब्लिकेशन ईयर 1899, और द ऑक्टोपस भी याद रख सकते हो 1901। मैकटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1899, फ्रैंक नोरिस मैकटिक 1899। फिर जैक लैंडन इनकॉर्पोरेटेड नेचुरलिज्म विद एडवेंचर। तो जैक लंडन नेचुरलिज्म का यूज़ करते हैं एडवेंचर के साथ। वर्क्स लाइक द कॉल ऑफ द वाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, द कॉल ऑफ द वाइल्ड 1903, द कॉल ऑफ द वाइल्ड 1903, एंड द सी वुल्फ 1904 एक्सप्लोर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, atavism, and the harshness of nature influenced by his experience in the Klondike Gold Rush। तो जैक लंडन का ये जो दो वर्क है, द कॉल ऑफ द वाइल्ड 1903 और इन द सिविल, एक्सप्लोर करता है क्या? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है एक पर्सन के में, हमेशा जीने की स्वभाव रहता है, मरने के टाइम पे भी जी जाऊँ बोल के लास्ट टाइम कोई ना कोई प्रयत्न कोई करता ही है एक पर्सन। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होती है सभी प्रजातियों में उस पर, और एटाविज्म हेरिडिटी से जो आया हुआ है लक्षण उसके बारे में, जो ट्रेड्स आपके आए हुए हैं आपके पूर्वजों से उसके बारे में। एंड द हार्शनेस ऑफ नेचर का जो हार्शनेस है इससे डील करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना द कॉल ऑफ द वाइल्ड है जैक लंडन का 1903। ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? जो जैक लंडन का एक्सपीरियंस था इन द क्लोंडाइन गोल्ड रश में। क्लोंडाइन गोल्ड रश क्या है पता है? क्लोंडाइन एक प्लेस है कनाडा में, जहाँ पर ना अचानक से किसी पर्सन को गोल्ड मिलता है। तो जब गोल्ड मिलता है वहाँ पे, तो आसपास में जब पता चलता है तो सब लोग वहाँ माइग्रेट कर जाते हैं गोल्ड के चक्कर में। तो वहाँ माइग्रेशन जब होता है तो वहाँ जो लोग फेस करते हैं, एक दो लोग को तो शुरू शुरू में मिल जाता है गोल्ड, लेकिन बाकी सब लोग क्या सहते हैं उसी के बारे में है, क्या चीज़ वो फेस करते हैं उसी के बारे में ये वर्क है द कॉल ऑफ द वाइल्ड जैक लंडन का। चलो अगेन, अब सभी जो वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एमिल जोला नाना 1880, द एक्सपेरिमेंटल नॉवेल 1880। ओके। थियोडर ड्रेसर एन अमेरिकन ट्रेजेडी 1925। स्टीफन क्रेन मैगी अ गर्ल ऑन द स्ट्रीट्स 1893 एंड द रेज बैच ऑफ करेज 1895। फ्रैंक नोरिस का मैकटिक 1899 एंड द ऑक्टोपस 1901। मैकटिक 1899 बाय फ्रैंक नोरिस। जैक लंडन का द कॉल ऑफ द वाइल्ड 1903 और द सी वुल्फ 1904 मेन द कॉल ऑफ द वाइल्ड। ओके। तो हम लोग का नेचुरलिज्म वाला जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। आई जस्ट होप कि आप लोग को ना रियलिज़म और इससे पहले की जो वीडियो थी रियलिज़म वाली अच्छी लगी होगी, और ये नेचुरलिज़म आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि अब आप लोग रियलिज़म और नेचुरलिज़म में अंतर कर पाते होंगे। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जितने भी नेचुरलिस्टिक वर्क है ना वो रियलिज़म के अंदर आएंगे, ठीक है? तो जितने नेचुरलिस्ट वर्क हैं वो सब क्या है? रियलिस्ट वर्क हैं। पर सब रियलिस्ट वर्क ना नेचुरलिस्ट वर्क नहीं है, क्योंकि सभी नेचुरलिस्ट वर्क में रियलिज़म की खासियत तो है ही, लेकिन सब रियलिस्टिक वर्क में नेचुरलिज़म की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती इस कारण। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखना ये वाला वीडियो, और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँ वो रियलिज़म वर्सेस नेचुरलिज़म पे लेके आऊँ, ताकि आप लोग अगर कोई डाउट हो रहा होगा तो क्लियर हो जाए। ओके। तो थैंक यू ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।